आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे फेजर डायग्राम के ऊपर। तो फेजर डायग्राम जो होता है जनरली हमने अभी इससे पीछे जब ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम मैंने आपको पढ़ाया था उसमें हमने सारे फेजर डायग्राम पूरा समझा था और वहां पे हमने जाना था कि किस तरीके से हमने आर लोड, आर एल लोड एंड आरसी लोड पे देखा था। सिमिलरली जब हम लोग फेजर डायग्राम अल्टरनेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से अल्टरनेटर बिहेव करेगा लोडेड कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि लोड जो होता है उसके बेसिस पे ही आर्मेचर रिएक्शन डिसाइड होगी। तो आर्मेचर रिएक्शन एक बड़ा रोल प्ले करेगी, यानी कि लोड जो होगा एक बड़ा रोल प्ले करेगा फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, बेसिक बात करेंगे, इक्वेशन से लेके हम लोग फेजर डायग्राम की तरफ जाएंगे। बहुत ईजी होने वाला है, बहुत आसानी से आप फेजर डायग्राम बना सकोगे अल्टरनेटर का अगर आपने इस लेक्चर देख रखा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं अल्टरनेटर की, तो अल्टरनेटर की अगर हम लोग ने, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया था अल्टरनेटर को इस तरीके से। अगर हमारे पास मान के चलते हैं हमारे जो अल्टरनेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो है ईपी, यानी कि फेज वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है, एंड देन हमने इस तरीके से आउटपुट लिया था। तो हमें आउटपुट में अगर कोई लोड नहीं लगा हुआ था तो वीपीटी मिल रहा था, जो कि बराबर था इंड्यूस वोल्टेज, यानी जितना वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था उतना ही वोल्टेज मुझे टर्मिनल पे मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, लोड कनेक्ट कर देता हूँ, यानी कि ये हो गया, ये वाला पर्टिकुलर केस हो गया नो लोड केस, ठीक है, नो लोड केस, ओके। यानी अगर नो लोड केस ले लेता हूं तो मुझे कुछ इस तरीके का सिस्टम देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। अगर यहीं पे मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफार्मर के अंदर लोड लगा देता हूँ, यानी कि इस तरीके से ले लेते हैं। अब की सेम सेम ट्रांसफार्मर, सॉरी सेम अल्टरनेटर है, लेकिन यहाँ पे क्या एक फेज वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस है। अब की हमने क्या करा, यहाँ पे इसकी जो टर्मिनल थे इसके बीच में एक लोड लगा दिया है, ठीक है। लोड एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये लोड कोई भी हो सकता है, ये लोड तुम्हारा रेजिस्टिव भी हो सकता है, ठीक है, इंडक्टिव भी हो सकता है और कैपेसिटिव भी हो सकता है, कोई भी लोड हो सकता है। जैसे ही आप लोड लगाते हो तो एक तरीके की तुमने सर्किट कंप्लीट कर दी है। जैसे आप सर्किट को कंप्लीट कर दोगे तो उससे क्या होता है, एक करंट इसके अंदर फ्लो कर जाएगा, जिसे मैंने आर्मेचर करंट का नाम दिया था, पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक आर्मेचर करंट फ्लो कर जाएगी। नाउ ये जो आर्मेचर करंट होगी इसकी वजह से क्या होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि जब ये करंट फ्लो करेगी तो इसकी वायरिंग, यानी कि देखो अब तीन तरीके के वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, मैंने बताया था। एक वोल्टेज ड्रॉप होगा आपका V ड्यू टू वाइंडिंग रेजिस्टेंस, V वाइंडिंग रेजिस्टेंस के कारण कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि जो तुमने वाइंडिंग की हुई है आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, आर्मेचर के अंदर जो वाइंडिंग की हुई थी तुमने अल्टरनेटर के, उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा। सेकंड जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा लीकेज के कारण। द सेकंड वन इज द वी लीकेज, ये हम लोग पुराने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं पीछे, उसी को जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। वी लीकेज, फ्लक्स के लीक होने की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, एंड देन फाइनली लोड की वजह से, यानी कि ये लोड जो है इसकी वजह से क्या होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, एंड दिस वन इज द वी आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप, ओके। तो दिस वन इज द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, यानी कि आर्मेचर का रिएक्शन की वजह से आर्मेचर फ्लक्स का फील्ड फ्लक्स पे जो असर पड़ता है उसकी वजह से जो जनरेटेड वोल्टेज में डिप आता है या रेज होता है, इसको हम लोग बात करते हैं, ये होता है तुम्हारा आर्मेचर रिएक्शन की वजह से वोल्टेज ड्रॉप। तो ये तीन तरीके के वोल्टेज ड्रॉप होंगे। इन तीन तरीके से वोल्टेज ड्रॉप के पार होके, यानी कि जब इन तीनों को फेस करने के बाद जो आउटपुट में मुझे मिलेगा लोड के अक्रॉस, दिस वन इज व्हाट वी कॉल्ड बीपीटी, यानी कि अब मुझे जो बीपीटी मिलेगा वो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज फेज वोल्टेज मिलेगा, ठीक है ना। अगर इसको इक्वेशन के रूप में लिखा जाए तो इक्वेशन हम सिंपली सी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये पीछे ही मैंने वैसे बताया था। तो इक्वेशन क्या होगी, तो ईपी, ठीक है, ईपी इक्वल टू, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, ईपीटी इक्वल टू वीपीटी, यानी टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, प्लस आई ए आर ए, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे जे आई ए एक्सेस, ठीक है, प्लस एक्सएल, सॉरी लीकेज के कारण, प्लस जे आई ए एक्स ए आर, ओके, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से एक्स ए आर लिख सकते हो यहाँ पे, या आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप एक्स ए यूज कर सकते हो, ठीक है, एक्स ए कर दे रहा हूं मैं एक्स ए आर की जगह, एक्स ए। सो दिस वन इज द इक्वेशन नाउ, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नाउ अब इन तीनों को मैं यहाँ पे एक बार और इलेबोरेट कर देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसको इलेबोरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर ईपी की बात करते हैं तो ईपी मैंने देखो यहाँ पे बताया हुआ था, ईपी तुम्हारा क्या था, नो लोड वोल्टेज था, यानी कि जिस समय कोई लोड नहीं था उस समय जितना वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा था वो होगा तुम्हारा ईपी। तो इसको हम कह सकते हैं, ईपी को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड टोटल इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कह लो, वोल्टेज कह लो, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है तुम्हारा नो लोड ईएमएफ, यानी कि जब आपने कोई भी लोड नहीं लगाया था तब कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था एक अल्टरनेटर की वाइंडिंग के अंदर, यानी कि एक अल्टरनेटर कितना वोल्टेज जनरेट करेगा जब कोई भी लोड नहीं लगा होगा। दिस वन इज व्हाट वी कॉल्ड ईपी, ठीक है। नाउ वीपीटी की अगर बात कर लें तो वीपीटी तुम्हारा क्या है, ये है आपका टर्मिनल वोल्टेज, ये है तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि टर्मिनल पे मुझे कितना वोल्टेज मिल रहा है अल्टरनेटर के, ओके, समझ में आ गया। तो इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं व्हाट वी गेट व्हाट वी गेट एट आउटपुट, ठीक है, एट आउटपुट टर्मिनल्स, ठीक है,
यानी कि ये वो वोल्टेज होगा जो हमें आउटपुट पे मिल रहा होगा, अल्टरनेटर के आउटपुट टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज मिल रहा होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वीपीटी, ठीक है। फेज वोल्टेज, पी का मतलब फेज है, टी का मतलब टर्मिनल है, ठीक है, ये बहुत बार बता चुका हूं। नाउ IARA इज द, दिस वन इज द वी ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप किसकी वजह से, ड्यू टू वाइंडिंग रेजिस्टेंस, वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ओके, ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा। और वाइंडिंग कौन सी, तो वाइंडिंग कौन सी, आर्मेचर की वाइंडिंग की यहाँ बात हो रही, फील्ड की वाइंडिंग की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो दिस वन इज द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर वाइंडिंग। भाई आपको पता होगा अल्टरनेटर के अंदर हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, स्टेटर पे। तो आर्मेचर वाइंडिंग जब की है तो उसका रेजिस्टेंस होगा बहुत स्मॉल होता है, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। नाउ द दिस वन इज, ये सेकंड पार्ट यानी कि IAXL, ये कौन सा है, तो ये है तुम्हारा वी ड्रॉप ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस, यानी कि लीकेज फ्लक्स कह लो, लीकेज फ्लक्स, यानी कि जो फ्लक्स लीक हो रहा है ना, यानी कि एक वाइंडिंग को लिंक कर रहा है पर दूसरी वाइंडिंग को नहीं, यानी कि ऐसा फ्लक्स जो आर्मेचर वाइंडिंग को लिंक कर रहा है फील्ड को नहीं, या फील्ड को लिंक कर रहा है आर्मेचर को नहीं, इस तरीके के जो फ्लक्स होते हैं उनकी वजह से लीकेज फ्लक्स ड्रॉप होता है, ठीक है। एंड दिस वन इज द IAXL। नाउ द थर्ड वन इज द IAXA, यानी कि ये कौन सा हो गया, दिस वन इज द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, क्लियर। यानी कि ये वो वोल्टेज ड्रॉप होगा जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से होगा, यानी कि अगर मान लेते हैं आर्मेचर फ्लक्स का फील्ड फ्लक्स पे जो असर होगा उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे हम लोग कहेंगे IAXA, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। देखो अब ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ, XA और XL क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये फ्लक्स की बात हो रही है। जब भी हम फ्लक्स की बात करते हैं तो वहां पे इंडक्टेंस मान के चलते हैं, तो इसीलिए रिएक्टेंस लिया हुआ है, XL यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस लिया हुआ है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वहां पे हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस लेंगे, कहीं पे अगर हीटिंग लॉसेस हो रहे होंगे तो वहां पे उसे हम लोग रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है अपने लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये हो गई पूरी इक्वेशन जिसको हमने समझा था। नाउ इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इसको समझते हैं। यानी कि देखो ये जो मैंने अभी पीछे बताया था EP, ये EP जो है EP यानी कि टू नेट वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज जो होगा वो इक्वल टू VPT था, प्लस में IARA था, ठीक है, प्लस में JIAXL था, प्लस में JIAXA था, आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। ना अगर इस आर्मेचर इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को इधर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, कंपोनेंट आपका EP माइनस का JIAXA इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा VPT, ठीक है, प्लस में IARA और प्लस में JIAXL, ओके, ठीक है, ये आ गया। नाउ अब इस पर्टिकुलर की बात करें, ये क्या था, ये तुम्हारा था नो लोड वोल्टेज, और अगर इसमें से आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को माइनस कर देंगे तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग कह देते हैं EA, बहुत इंपॉर्टेंट है EA, यानी कि नो लोड वोल्टेज में से अगर आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को माइनस कर देते हैं, यानी कि जो भी आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट होगा उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, अगर उसको हम लोग नेट वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज में से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, EA मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस EA के बारे में जानकारी समझ लो, ये EA कौन सा होगा, ये वो वोल्टेज होगा, दिस वन इज द वोल्टेज इंड्यूस्ड EMF, ये आपका इंड्यूस्ड EMF है। कौन सा EMF है, इंड्यूस्ड EMF है, कौन सा वाला, ऑफ लोडेड अल्टरनेटर, ऑफ लोडेड अल्टरनेटर, लोडेड अल्टरनेटर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ, कंसीडरिंग the effect of considering the effect of आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। यानी कि अगर हम ये मान के चलें कि हमारा जो अल्टरनेटर है हमने उसको क्या करा है, उसमें आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट जो है वो हमने उसको यूज कर लिया है, ठीक है, हमने उसको इंक्लूड कर लिया है। इन दैट केस अगर हमने आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड कर लिया है तब हमारा अल्टरनेटर कैसे बिहेव करेगा, वोल्टेज कितना इंड्यूस करेगा, वो यहाँ से निकल के आ गया। तो यानी कि अगर हमने क्या करा, नो लोड, दिस वन इज द नो लोड वोल्टेज, यानी कि जब अल्टरनेटर पे कोई लोड नहीं था उस समय जितना नेट वोल्टेज बन रहा था, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन का जब इफेक्ट हुआ तो ये जो बनने वाला वोल्टेज था वो कितना हो गया, EA हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ पे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अल्टरनेटर जो था, यहाँ से मैं डायग्राम से बता दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास अल्टरनेटर था और अल्टरनेटर जब ओपन सर्किट था तो इसके अंदर EP बन रहा था। अब जैसे ही हमने क्या करा, इसी अल्टरनेटर में यहाँ पे हमने लोड लगा दिया, तो लोड लगाने से क्या हुआ, एक आर्मेचर करंट IA फ्लो करी, इस आर्मेचर के करंट के कारण एक phi आएगा, ये phi क्या करेगा, इसको अफेक्ट करेगा phi को, और जिसकी वजह से EP जो होगा, EP चेंज होकर कितना हो जाएगा, EA हो जाएगा। यानी कि जो चेंज आया नो लोड वोल्टेज से लोडेड वोल्टेज में, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड
इंड्यूस ईएमएफ ऑफ लोडेड अल्टरनेटर। याद होगा इसी तरीके कुछ हमने डीसी जनरेटर जब मैंने पढ़ाया था वहां पे बताया था कि डीसी जनरेटर में जब किसी भी तरीके का आर्मेचर करंट नहीं था तो वहां पे इंड्यूस होने वाला वोल्टेज जो आर्मेचर में था उसे हमने ईए लिखा था, और जब आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट इंक्लूड कर दिया था तो ईए क्या हो गया था, ईए डैश हो गया था। याद है आप लोगों को, शायद याद होगा, ईए डैश से रिप्रेजेंट करा था या कोई और सिंबल मैंने लिया था। लेकिन क्या होता है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली अफेक्ट करता है, हिट करता है फ्लक्स को, और जब फ्लक्स के अंदर कोई भी चीज रिड्यूस होगी तो फ्लक्स अगर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, जैसे कि लैगिंग लोड का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है तो उससे बनने वाला वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा, और वोल्टेज कौन सा, इंड्यूस वोल्टेज, तो वो इंड्यूस वोल्टेज में जो कमी आई या जो इंक्रीमेंट हुआ ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ईए से। ठीक है, समझ में आ गई होगी आई होप बात। तो ईए क्या हो गया यहाँ पे, इंड्यूस ईएमएफ ऑफ लोडेड अल्टरनेटर कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ठीक, आई होप ये समझ में आ गई। तो फाइनली अगर हम लोग ईए के टर्म्स में इक्वेशन लिखें तो कैसी हो जाएगी, तो ईए की जो इक्वेशन होगी वो इक्वल टू हो जाएगी तुम्हारी वीपीटी प्लस आईए प्लस जे आई एक्सएल। ओके, तो दिस वन इज द ईए इक्वेशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, ठीक, तो ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है। कभी कभी आ जाता है कि इनको वोल्टेज जो इंड्यूस वोल्टेज है आफ्टर लोडेड कंडीशन, अगर देखो कहीं पे लिखा हुआ है, देखो नोट करके लिख लो इसको, नोट करके, अगर मान लेते किसी क्वेश्चन में लिखा है कि नो लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज, ठीक है, तो वहां पे आप क्या लोगे, वहां पे आप ईपी को कंसीडर करोगे। वहीं पे अगर लिखा है कि इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ लोडेड अल्टरनेटर, ठीक है, इंड्यूस्ड वोल्टेज इन लोडेड अल्टरनेटर अगर लिखा हुआ है इस तरीके से, कहीं पे लिखा हुआ है, गेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, इंड्यूस्ड वोल्टेज इन लोडेड अल्टरनेटर अगर ये ले रहे हो तो ऐसे केस में आप क्या कंसीडर करोगे, आप इस केस में ईए कंसीडर करोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो नो लोड वोल्टेज के अगर अगर तुम्हें नो लोड वोल्टेज दिया हुआ है तो आप ईपी लेंगे, और फिर जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें वीपीटी प्लस समथिंग प्लस आई ए आर ए प्लस आई जे एक्सएल प्लस एक्स ए की इक्वेशन आएगी, यानी कि आर ए की भी इक्वेशन आएगी, एक्स एल की भी इक्वेशन आएगी और एक्स ए की भी इक्वेशन आएगी। वहीं पे अगर लिखा हुआ है इंड्यूस्ड वोल्टेज इन लोडेड अल्टरनेटर, अगर ये दिखा हुआ है तो इंड्यूस्ड वोल्टेज लोडेड अल्टरनेटर का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे ईए की बात हो रही, तो यहाँ जब इक्वेशन लिखोगे तो वो वीपीटी प्लस आर ए की इक्वेशन आएगी प्लस एक्सएल की इक्वेशन आएगी, बस एक्सए नहीं आएगा क्योंकि एक्सए का इफेक्ट हमने इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है इंड्यूस्ड वोल्टेज इन लोडेड अल्टरनेटर, इसका मतलब कितना वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है लोडेड अल्टरनेटर में, तो इसके अंदर हमने इसका क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का कि आपने एक्सए का इफेक्ट जो है वो कंसीडर कर लिया है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो नो लोड वोल्टेज जब लिखा होगा केवल तभी आप ईपी लेके इक्वेशन सॉल्व करेंगे, अगर कहीं पे लिखा है इंड्यूस्ड लो वोल्टेज इन लोडेड अल्टरनेटर तो वहां पे आप ये इक्वेशन नहीं यूज करेंगे, ये दूसरी वाली इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाली। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अब आगे चलते हैं, यहाँ से हम लोग अब फेजर डायग्राम की तरफ चलते हैं। दोनों इक्वेशन के मैं आपको फेजर डायग्राम बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग फेजर डायग्राम जो है, फेजर डायग्राम अब चल रहे हैं, फेजर डायग्राम, इसमें हम लोग दोनों इक्वेशन यूज करेंगे, यानी कि ये अगर इक्वेशन 2 है एंड ये जो पिछली वाली इक्वेशन थी दिस वन इज द इक्वेशन, ये अगर हम बात करें इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, तो 1 और 2 यानी कि मैं दोनों से फेजर डायग्राम बनाऊंगा और देखते हैं। बहुत सिंपल है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इक्वेशन की बात कर लेते हैं, आपको इक्वेशन याद होगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर। तो हम इक्वेशन कौन सी यूज करने वाले हैं, हमारे पास इक्वेशन आपके पास पीछे आप देख सकते हो, ई पी इक्वल टू वीपीटी, ठीक है, प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्सएल प्लस जे आई ए एक्स ए। ओके, ना अगर फेजर डायग्राम बनाना है, ठीक है, तो देखो अगर हमें ईपी को निकालना है फेजर डायग्राम से, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं जो फेजर डायग्राम बनाऊंगा उसमें वीपीटी को क्या ले लूंगा, इसे मैं रेफरेंस ले रहा हूं, बहुत ध्यान से समझते रहना, इसे रेफरेंस लूंगा। ठीक है, और अब क्या करना है, देखो जिसको तुमने रेफरेंस लेना है, ये सब क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है। ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया भी है, जब भी आप एल्जेब्रिक सम करने चलते हो तो वहां पे क्या होता है, सारी एक ही क्वांटिटीज का ही एल्जेब्रिक सम हो पाता है, कभी भी दो अलग क्वांटिटीज का एल्जेब्रिक सम नहीं कर सकते। तो ये वोल्टेज है तो वोल्टेज के साथ वोल्टेज ही एड अप होंगे। क्लियर। तो अगर हमें ईपी चाहिए तो ईपी कब मिलेगा, जब वीपीटी को मैं रेफरेंस अगर ले रहा हूं तो इसके अंदर आई ए आर ए जोड़ दूं, जे आई ए एक्सएल जोड़ दूं और जे आई ए एक्स जोड़ दूं, अगर ये तीनों को जोड़ देता हूं तो मुझे ईपी मिल जाएगा। नाउ ये अगर बात करें आई ए आर ए की, ठीक है, तो ये जो होगा ये तो तुम्हारे आई ए के फेज में हो जाएगा, तो ये क्या होगा, दिस वन इज द सेम फेज ऑफ आई ए, यानी कि अब ये क्या होगा, आई ए के सेम फेज में होगा, सेम फेज। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों की बात करें तो ये क्या इंडक्टिव है, यानी कि इंडक्टिव क्या होते हैं, ये आई ए से 90 डिग्री लीड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों को मतलब समझो। यानी कि जब मैं आई ए आर ए बनाऊंगा तो आई ए आर ए किसके फेज में होगा भाई, आई ए के फेज। देखो आई ए आर ए क्या है, ये वोल्टेज ड्रॉप है, आई ए आर ए क्या है, वोल्टेज वी ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस है, ड्यू टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट, यानी कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप है वी,
आर, ये इस करंट के सेम फेज में होगा, सीधी सी बात है, यानी कि आई ए के सेम फेज में होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं जे आई ए एक्सएल की, जे आई ए एक्सएल, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये कौन सा वोल्टेज ड्रॉप है? वी लीकेज की वजह से वोल्टेज ड्रॉप है। ये जो होगा यहाँ पे, ये क्या इंडक्टिव है, एक इंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला वोल्ट करंट और वोल्टेज, ये क्या होते हैं 90 डिग्री के डिफरेंस पे होते हैं, जिसमें वोल्टेज जो होता है वो 90 डिग्री लीड करता है। तो ये जो होगा ये 90 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा किसे, इस करंट को, यानी कि आर्मेचर करंट को। आई ए से 90 डिग्री लीड करता होगा, सेम यहाँ पे आई ए एक्सए के साथ होगा, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, अगर ये समझ में आ गई होगी क्वेश्चन, अब इसी से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हैशटैग रेजिस्टिव लोड ले लेते हैं, ठीक है, रेजिस्टिव लोड, ओके, रेजिस्टिव लोड, ठीक। अगर तुम रेजिस्टिव लोड ले लोगे तो उस केस में क्या होगा, रेफरेंस बना लेते हैं सबसे पहले। तो अगर हम ये ले लेते हैं, हमारे पास वीपीटी है, हमने रेफरेंस ले लिया, और करंट क्या होगा, सेम फेज में होगा। दूसरे उससे ले लेता हूं मैं कलर से। तो अगर हम मान के चलें कि दिस वन इज द हमारा करंट, तो ये हो गया तुम्हारा करंट, दिस वन इज आई ए, ठीक है, आर्मेचर करंट। नाउ ये वीपीटी है, ये आपका आर्मेचर करंट है। अब इसी फेज में आई आर ए आएगा, तो यहाँ पे जोड़ दो वोल्टेज वीपीटी के। देखो यहाँ इक्वेशन देखो, वीपीटी के साथ हमने क्या जोड़ा था, आई आर ए जोड़ा था। सेम यहाँ पे वीपीटी के साथ हम लोग क्या करेंगे, आई आर ए जोड़ेंगे। तो आई आर ए, तो दिस वन इज द आई ए आर ए, ये हो गया। नाउ अब क्या जोड़ा था इसके बाद, वीपीटी में आई आर के बाद फिर जे आई एक्सएल जोड़ा था। नाउ एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना, जब भी आप देखो जे आई एक्सएल का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जे रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी टर्म, यानी कि जे क्या बता रहा है, ये बता रहा है तुम्हारा रिएक्टिव पावर की टर्म बता रहा है, रिएक्टिव वोल्टेज है, रिएक्टिव की टर्म बता रहा है, एक इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जे का काम क्या है, अगर जे कहीं लिखा हुआ है प्लस जे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज जो है वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है, वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा है। अगर कहीं पे लिखा है माइनस जे, तो इसका मतलब क्या है, जो क्वांटिटी उसके साथ लिखी हुई है वो क्या कर रही है, 90 डिग्री का लैग कर रही है। क्लियर हो गया। तो अगर लिखा हुआ है प्लस जे और कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है ये क्या करेगी, 90 डिग्री का लीड करेगी। क्लियर। और कहीं पे लिखा है माइनस जे, तो इसका मतलब क्या है, ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है, कुछ भी हो, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो, ये क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। ओके, तो यहाँ पे अब लिखा हुआ है प्लस जे आई ए एक्सएल, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वोल्टेज है पर्टिकुलर, यानी कि ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है, ये 90 डिग्री लीड करेगी आई ए को। क्लियर हो गया। तो 90 डिग्री लीड करवाएंगे हम लोग, और यहाँ पे भी। अच्छा, एक बात और याद रखना, तो ये बात समझ में आ गई। अभी बताता हूँ मैं दूसरी चीज क्या बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, इससे 90 डिग्री लीड करता हुआ बनेगा, तो 90 डिग्री लीड करता हुआ बना देते हैं। दिस वन इज द आई ए एक्स एल, लीकेज, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ जे मैं नहीं लगाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जे को पुट नहीं करेंगे, तो वी डोंट यूज जे। फेजर डायग्राम में क्या होगा, हम लोग जे का, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जे को पुट नहीं करेंगे। रीजन क्या है इसका, रीजन है कि हमने जे का जो काम था, प्लस जे काम था 90 डिग्री लीड करवाना, वो हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। इसको हमने क्या करा है, ऑलरेडी इसका इफेक्ट जो है, ऑलरेडी इफेक्ट जो है वो हमने इंक्लूड कर लिया है, इंक्लूडेड, इफेक्ट इंक्लूडेड, ठीक है। ओके, तो इसका इफेक्ट जो है वो हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जे पुट नहीं करेंगे। नाउ अब देखो यहाँ पे आ गया आई आर ए आ गया, दिस वन इज द आई एक्सएल हो गया, ठीक। तो आई एक्सएल यहाँ पे हो गया। अब देखो क्या करना है हमने, आई एक्सएल, अब इसके अंदर एक और ऐड करना है, वो क्या, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, तो सेम फेज में आ जाएगा, यानी वो भी 90 डिग्री लीड करेगा करंट को, आई ए को 90 डिग्री लीड करेगा। देखो ये आई है, इसका अगर हम बना ले, दिस वन इज द आई ए लाइन, आई रेफरेंस, तो देखो इससे ये भी लीड कर रहा है, और ना फाइनली इज द आई ए एक्स ए, आर्मेचर रिएक्शन 90 डिग्री लीड करेगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि भाई ये क्या होते हैं, इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो दिस वन इज व्हाट वी कॉल्ड आई ए एक्स एस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ठीक है। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस हो गए दोनों। अब इन तीनों का सम, यानी कि वीटी प्लस आई आर ए प्लस आई एक्सएल प्लस आई एक्स ए, इन सबको जब मिला देते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, वहां पे हमें मिलता है ईपी, यानी कि फेज वोल्टेज इंड्यूस्ड, नो लोड फेज वोल्टेज इंड्यूस जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड दिस वन इज व्हाट वी कॉल्ड ईपी, ठीक है। टोटल इंड्यूस वोल्टेज, यानी कि टोटल इंड्यूस वोल्टेज कितना हुआ, ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अगर हम बात करते हैं, ये हो गई इक्वेशन 1, ईपी तो हमने जो बनाया है ये हो गई इक्वेशन 1 से। नाउ इक्वेशन 2 से अगर निकालना चाहें कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्लूडिंग आर्मेचर रिएक्शन, अगर आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट इंक्लूड करके तुम बनाओगे तो क्या इक्वेशन निकलेगी, तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट इंक्लूड कर लेंगे तो दिस वन इज द, यहाँ पे आ जाएगी आपकी, क्लियर हो गया। तो दिस वन इज योर ई ए, ये हो गया तुम्हारा इंक्लूडिंग आर्मेचर रिएक्शन, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन को अगर इंक्लूड करोगे तो मैंने तुम्हें बताया था कितना आया था, याद करो। अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखें तो वो कितनी होती, वीपीटी प्लस आई आर ए प्लस आई एक्सएल, इतनी तो होती सेकंड इक्वेशन। तो दिस वन इज वीपीटी प्लस आई आर ए प्लस आई एक्सएल, अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा आई ई ए, एंड दिस वन इज व्हाट वी कॉल्ड वोल्टेज इंक्लूडिंग आर्मेचर रिएक्शन। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ये चीज क्लियर हो गई।
नाउ यहाँ से देख सकते हो, अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन की, अगर केवल बात करूं तो देखो, अगर तुमसे पूछा जाए ईए और ईपी में कौन आगे ज्यादा होगा, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो देखो इक्वेशन देख के तुम बता सकते हो कि ईपी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होना चाहिए ईए के, क्योंकि भाई ईए जो है, ईए आपका कितना, ईए इक्वल टू है तुम्हारा ईपी माइनस का जे आई ए एक्स है, यही तो है। तो यानी कि सीधी सी बात है, यानी कि ईए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होना चाहिए। अब यहाँ से लेंथ नाप के देख सकते हो, तो दिस वन इज द, अगर ये हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नाप लो, ये पूरी लेंथ और ये वाली पूरी लेंथ नाप लो, तो सीधी सी बात है ईपी की वैल्यू ग्रेटर आएगी ईए से। तो ईपी की वैल्यू देखो, लेंथ की अगर बात करोगे तो लेंथ जो होगी ईपी की वो क्या होगी, ग्रेटर होगी ईए से। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये चीज तुम फेजर डायग्राम से भी क्लियरली निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर फेजर डायग्राम आप बनाते हो तो इजीली आप निकाल के देख सकते हो कि जो ईपी की जो लेंथ आएगी वो ग्रेटर आएगी, ये जो फेजर ईपी की जो लेंथ है वो ईए से ज्यादा है। तो यहाँ पे इजीली आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बात कर लेते हैं इंडक्टिव लोड की, आरएल लोड। ठीक है, यानी कि लैगिंग लोड की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लैगिंग लोड ले रहे हैं, प्योरली लैगिंग नहीं ले रहे हैं, यानी कि जेडपीएफ का नहीं बना रहे हैं भैया। ठीक है, आरएल लोड का बना रहे हैं। ठीक, तो लैगिंग लोड का हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझ लो उससे पहले, जैसे हम लोगों ने इक्वेशन देखी यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास ईपी की इक्वेशन थी। ठीक, तो ईपी की इक्वेशन आपके सामने वीपीटी प्लस आई आर ए प्लस जे आई एक्सएल प्लस जे आई एक्स है। ठीक है, अब देखो ये जो पर्टिकुलर होती है यानी कि एक्सएल प्लस एक्स है, अगर इन दोनों को मिला दे तो हम इसको एक्सेस कह सकते हैं, जे एक्सेस। ये हुआ सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ऑलरेडी मैंने पुराने लेक्चर में बताया था यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो गया, ये हुआ सिंक्रोनस रिएक्टेंस हो गया। अगर हम आरए को भी मिला दे तो इसको हम लोग कहेंगे सिंक्रोनस इंपेडेंस जेडएस। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने पुरानी आपके लेक्चर में बताई, यानी कि अगर हम लोग इस दोनों को मिला देते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, आई ए की मल्टीप्लाई कर दो तो आई एक्सेस, यानी कि दिस वन इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सिंक्रोनस रिएक्टेंस, एंड दिस वन इज आई ए की मल्टीप्लाई कर दो आई ए जेड एस, यानी कि दिस वन इज द टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सिंक्रोनस इंपेडेंस। ठीक है, यानी कि इंपेडेंस जो है उसमें आर ए भी आ गया, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी आ गया, लीकेज रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस भी आ गया और आर्मेचर रिएक्शन भी आ जाएगा, यानी कि तीनों को मिला दोगे तो दिस वन इज जेड एस। ठीक है, इसको भी हम लोग बनाएंगे। तो अभी मैंने जैसे रेजिस्टिव डायग्राम बनाया था रेजिस्टिव लोड का। ठीक है, तो अगर इस केस में हम लोग बनाना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ से वीपीटी, तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी तुम्हारी, अगर हम लोग जेड एस के टर्म में बनाना चाहें, इसको भी समझ लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। यानी कि अभी जो मैंने आपको बताया है उसी को बता दे रहा हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, ईपी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, वीपीटी प्लस में डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग आई ए जेड एस। बस इतनी सी इक्वेशन रह गई यहाँ पे, जहाँ पे जेड एस इक्वल टू कितना होगा, जेड एस हो जाएगा तुम्हारा आर ए प्लस जे एक्स एस। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पे। और एक्स एस कितना हो जाएगा, एक्स एस तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे एक्स एल प्लस एक्स ए आर। ठीक, तो ये तीन चीजें क्लियर हो गई। तो अगर मैं ये वाली इक्वेशन बनाना चाहूं, यानी कि ईपी इक्वल टू वीपीटी प्लस आई ए जेड एस, तो कैसे बनेगी, तो सिंपल सी चीज है भाई, आपके पास वीपीटी में क्या ऐड कर दो, आई ए जेड एस। तो आई ए जेड एस क्या होता है, आर ए प्लस जे एक्स एस का वेक्टर सम, फेजर सम। ठीक है, तो यहां से क्या करो, ये बना दो, दिस वन इज द आई ए आर ए। देखो जेड एस क्या है, आर ए और एक्सेस, तो आई ए आर ए और आई ए एक्सेस। क्लियर हो गया यहाँ पे, सिंपल सा। तो दिस वन इज व्हाट वी कॉल्ड, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा आई ए जेड एस, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सिंक्रोनस इंपेडेंस। क्लियर हो गया। तो दिस वन इज द, ये हमारे पास एक और फेजर लाइन आ गई। तो आई ए जेड एस आप बना सकते हो इजीली यहाँ पे। तो वीपीटी के अंदर केवल आई ए जेड एस ऐड करना होगा। तो दिस वन इज द रेजिस्टिव लोड फेजर डायग्राम कंप्लीट। क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ आगे चलते हैं। नाउ अब बात करते हैं रेजिस्टिव आरएल लोड की। ठीक, तो इसके लिए अगेन सेम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक रिफरेंस ले लेते हैं। रिफरेंस हम लोग लेंगे वीपीटी को ले लेते हैं, वीपीटी। ओके, नाउ अब बना लेते हैं सबसे पहले करंट। तो भाई करंट इस बार, जो पहले पुराने केस में सेम फेज में थी वीपीटी के, लेकिन इस बार क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज से टर्मिनल करंट जो होगी या लोड करंट, वो क्या होगा, लैग करेगी। तो लैग करवा देते हैं। तो दिस वन इज द लैगिंग करंट। ये थीटा ले लेते हैं। थीटा क्या है आपका यहाँ पे, लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग लोड पावर फैक्टर, यानी कि पावर फैक्टर एंगल, यानी कि जो लैगिंग लोड है उसका पावर फैक्टर एंगल है। पावर फैक्टर एंगल कितना होता है, पावर फैक्टर कितना होगा लोड का, इक्वल टू कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एंगल है, पावर फैक्टर एंगल लैगिंग लोड का। ठीक है, तो दिस वन इज द आई ए आर्मेचर करंट। नाउ सेम फेज में बनेगा तुम्हारा आई ए आर ए। तो ये हो गया आई ए आर ए। आई आर ए सेम फेज में आएगा आई ए के, क्योंकि जो वोल्टेज रेजिस्टेंस का होता है करंट के सेम फेज में होता है। नाउ इससे क्या होगा, 90 डिग्री तुम्हारा लीड करता हुआ बनेगा वोल्टेज एक्स का, यानी कि एक्सएल। तो दिस वन इज 90 डिग्री लीड करता बना देते हैं। ये हो गया तुम्हारा आई ए एक्स एल। इसी में हम लोग और 90 डिग्री लीड करता बनाते हैं। ये हो गया तुम्हारा आई ए एक्स ए, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। और इनको सेंटर से अगर जोड़ देंगे तो दिस वन इज व्हाट वी गेट, थोड़ी लाइन ऊपर नीचे हो जाएगी, ईपी, यानी कि नो लोड वोल्टेज, फेज वोल्टेज नो लोड अल्टरनेटर का। ठीक है, तो वीपीटी प्लस आई आर ए प्लस आई एक्सएल प्लस आई एक्स है। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ लोडेड इंड्यूस ईएमएफ ऑफ लोडेड अल्टरनेटर का बनाना चाहिए, यानी कि इंक्लूडिंग आर्मेचर रिएक्शन,
तो हमें कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। दिस वन इज व्हाट वी गॉट। तो ये इक्वेशन 1 से आया है, ये तुम्हारा ई ए, ये इक्वेशन 2 से आएगा जिसमें वीपीटी प्लस आई आर ए प्लस आई एक्सएल हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, तो दिस वन इज द डेल्टा। क्लियर, सॉरी डेल्टा कह रहा हूँ, थीटा। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। अगर जेड बनाना चाहें इसी के अंदर, तो जेड क्या करो यहां से, दिस वन इज, ये हो गया तुम्हारा, दिस वन इज द आई ए जेड एस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, सॉरी इम्पिडेंस वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू सिंक्रोनस इम्पिडेंस। क्लियर हो गया? और अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस बनाना चाहूँ तो दिस वन इज आई ए एक्स एस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा डायरेक्टली। क्लियर हो गया? तो दिस वन इज द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस, यानी कि इंक्लूडिंग बोथ लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्टेंस। क्लियर हो गया? यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इस डायग्राम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसको मैं बनाना भूल गया हूँ, पीछे अभी बताता हूँ। ईपी यानी कि नो लोड वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो फेज डिफरेंस, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है, दिस वन इज डेल्टा। डेल्टा इज व्हाट वी कॉल्ड लोड एंगल। लोड एंगल, इसको हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे अल्टरनेटर के ऊपर, और लेकिन बाद में करेंगे, लेकिन बहुत डिटेल चर्चा होगी, काफी कुछ जानने को मिलेगा। इसको हम लोग सीखेंगे, लोड एंगल डेल्टा। फेजर डायग्राम जब याद होगा, मैंने आपको ट्रांसफार्मर बताया था, वहां पे भी प्राइमरी में वोल्टेज जो आता था, और जो प्राइमरी वोल्टेज आता था V, और जो E आता था, ये तुम्हारा इनके बीच में जो डिफरेंस होता था -E1 V1, इसको मैं लोड एंगल डेल्टा से रिप्रेजेंट करता था। वो लोड एंगल क्या होगा इस बार अल्टरनेटर में पक्का हम लोग डिटेल में जानेंगे और इसको सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी होगा, रेजिस्टिव लोड में भी। रेजिस्टिव लोड की भी बात कर लेते हैं। अगर रेजिस्टिव लोड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना होगा वोल्टेज और इसके बीच में जो एंगल होगा, यानी टर्मिनल वोल्टेज और इंड्यूस वोल्टेज। याद रखना, नो लोड वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज, इनके बीच में जो एंगल होता है, दिस वन इज व्हाट वी कॉल्ड डेल्टा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। नाउ थर्ड केस की तरफ चलते हैं। थर्ड केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि भाई रेजिस्टिव लोड हो गया, इंडक्टिव लोड हो गया, बचा कौन सा? कैपेसिटिव लोड, यानी कि कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव लोडिंग। इसको इस नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग आरसी लोड भी कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं? लीडिंग लोड भी कह सकते हैं, लीडिंग लोड। ओके, लीडिंग लोड। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सेम पहले, सबसे पहले सेम फेजर हमारा रेफरेंस बना लो। तो ये हो गया तुम्हारा वीपीटी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट चीज इसमें क्या होगी, हम लोग करंट बनाएंगे। अब की करंट क्या होगा, इसमें लीड करेगा, तो करंट को लीड करवा देते हैं। तो दिस वन इज द लीडिंग करंट आई ए। आपकी देखो लीड कर रहा है थीटा से। ठीक है, अब आई ए इधर है, तो ये हो गया तुम्हारा आई ए आर ए, सेम फेज में। ओके, देन अब इससे 90 डिग्री लीड करता हुआ ये हो गया तुम्हारा आई ए एक्स एल, और इसी में और जोड़ लो, तो दिस वन इज आई ए एक्स ए, और ये आई ए एक्स ए। इन सबको अगर हम मिला देते हैं, यानी कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं, वीपीटी प्लस आई आर ए प्लस आई एक्स एल प्लस आई एक्स ए, इनको अगर मिला दोगे तो दिस इज व्हाट वी गेट ई पी। दिस वन इज द वोल्टेज ऑफ, ठीक है, फेज वोल्टेज ऑफ नो लोड अल्टरनेटर, यानी कि विदाउट लोड अल्टरनेटर का जो फेज वोल्टेज आएगा, इंड्यूस वोल्टेज। ठीक है, वो निकल के आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगर आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को इंक्लूड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर से जोड़ दो, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ई ए। अगर ई ए बनाओगे तो इतना सा बनाओगे, ई पी बनाओगे तो ये पूरा डायग्राम बनेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो दिस वन इज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर हो गया यहाँ पे? या छोटा सा 2 लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन 2। क्लियर? अब देखो इसमें भी जेड एस अगर इंक्लूड करना चाहें तो भाई देखो यहाँ से क्या करो, डायरेक्टली एक लाइन जोड़ दो, ये हो गया, दिस वन इज द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आई ए जेड एस सिंक्रोनस इम्पिडेंस। और वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू अगर हम एक्सेस लिखना चाहें सिंक्रोनस रिएक्टेंस, तो दिस इज आई ए एक्स एस, दिस वन इज द सिंक्रोनस रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप इंक्लूडिंग बोथ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट एंड लीकेज रिएक्टेंस। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, तो बहुत सिंपल ही हम लोग बना सकते हैं। केवल आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको वीपीटी एज अ रेफरेंस ले लेना है, देन उससे आईए के बीच में क्या रिलेशन है, ये लोड पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो थीटा है ये क्या है तुम्हारा, लीडिंग पावर फैक्टर एंगल, यानी कि आपकी क्या थीटा यहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर एंगल है, और लीड कौन कर रहा है, लोड। ठीक है, लोड का, लीडिंग लोड का पावर फैक्टर एंगल है थीटा, यानी कि कॉस थीटा जो आएगा वो क्या आएगा, लीडिंग पावर फैक्टर है, लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, तो आपकी क्या करा है, करंट को आपको लीड करा देना है। करंट को आप कितना भी लीड करा सकते हो, डिपेंड करेगा उसमें कैपेसिटिव इफेक्ट कितना है। अगर मान लें कैपेसिटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है इस कंप्यूटर रेजिस्टिव इफेक्ट, तो यहाँ पे ये जो आईए की वैल्यू है ये बढ़ती चली जाएगी, इधर की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी। जैसा जैसा लीडिंग होगा वैसे वैसे आईए क्या होगा, शिफ्ट होता चला जाएगा वीपीटी से अपवर्ड डायरेक्शन में। जितना लैगिंग होगा उतना वीपीटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होता चला जाएगा। उसी के सेम फेज में आपको आईए आरए बनाना है, उससे 90 डिग्री लीड करता हुआ ये दोनों बना देने हैं।
ठीक, तो आई होप इसे समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ। मैंने आपको फेजर डायग्राम बता दी, इक्वेशंस बताई, सब कुछ समझा दिया है। नाउ आने वाले लेक्चर के अंदर हम इन्हीं फेजर डायग्राम की थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे, प्लस समझेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं इन फेजर डायग्राम के बेसिस पे, और उससे हम लोग निकालेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप जुड़े रहें, नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहें, इस लेक्चर को रिवाइज करते रहें और फेजर डायग्राम एक बार खुद से बना के देखें। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।